नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी केंद्र की नीतियों के खिलाफ हुए भारत बंद की, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की परेशानियों की, जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा में क्यों हुआ बवाल, मुकेश सहनी की क्यों गई कुर्सी, जानेंगे चंडीगढ़ पर केंद्र के फैसले से क्यों बढ़ी पंजाब में नाराजगी, ऑस्कर समारोह में थप्पड़ की गूंज की और बुलेटिन के आखिर में बात देश से दूर होते अमीरों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी विधायक सतीश महाना बनेंगे यूपी विधानसभा के स्पीकर। स्पीकर पद के लिए महाना ने भरा नामांकन, विपक्ष की ओर से नहीं उतारा गया उम्मीदवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिखाई योगी राज में नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, ट्वीट कर साधा निशाना, बोले सरकार पेट्रोल से लोगों को लूट रही है और पेट्रोल पंप वालों को लूट रहे हैं बेखौफ अपराधी। प्रमोद सावंत ने संभाली गोवा के सीएम की कुर्सी, गोवा के राज्यपाल ने सावंत को दिलाई सीएम पद की शपथ। पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 231 अंक के साथ 57,593 पर हुआ बंद, निफ्टी 69 अंकों के साथ 17,222 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार सब कुछ निजी कंपनियों को बेचने की रणनीति पर चल रही है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन हो या फिर तेल कंपनियां, बीमा और बैंक, हर चीज निजी कंपनियों को बेचने की कोशिश हो रही है। इसके साथ सरकार की नीतियां श्रमिकों के खिलाफ और उद्योगपतियों के हक में तैयार की जा रही हैं। इसे लेकर देश के तमाम कर्मचारी संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। ये बंद कल भी रहेगा। तो आज के भारत बंद का क्या रहा असर, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की नीतियों से परेशान आम जनता ने अब सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है और जनता को लूटने वाली नीतियों का विरोध शुरू कर दिया है, जिसका असर आज समूचे भारत में नजर आ रहा है। दरअसल सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने 2 दिन का भारत बंद बुलाया है। इस बंद को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिल गया है। इस बंद के जरिए सरकार को लोकतंत्र की ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि भारत बंद के मद्देनजर सोमवार की सुबह पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में लोग रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बंद का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में भी नजर आ रहा है। बंद की वजह से 3,000 बसों के पहिए थम गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से विरोध जता रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और निजीकरण के खिलाफ बंद बुलाया गया है। हरियाणा में कर्मचारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया है। बंद 2 दिन जारी रहेगा। बंद की वजह से जींद में दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूट की सेवाएं बाधित हो गई हैं। इस हड़ताल को झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोयला खनन क्षेत्रों के अलावा असम, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गोवा और ओडिशा के औद्योगिक क्षेत्रों से भी समर्थन मिल रहा है। बैंकों एवं बीमा क्षेत्र की सेवाएं भी हड़ताल की वजह से प्रभावित हुई हैं। वहीं स्टील एवं तेल क्षेत्रों पर इसका आंशिक असर देखा जा रहा है। बैंकों के निजीकरण समेत कई मुद्दों पर श्रमिक संगठनों ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया है। राजधानी दिल्ली में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज और कल बैंक बंद रहेंगे। ट्रेड यूनियन ने कहा कि ये बंद सरकार की कर्मचारियों, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार कर्मचारियों को निशाना बना रही है। सरकार ने हाल ही में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में 8.5% से 8.1% कटौती की है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे जनता की जेब कट रही है। भारत बंद के असर से साफ है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जिसका नुकसान मोदी सरकार को 2024 में उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में मोदी विरोधी माहौल बनना शुरू हो गया है। देश के अधिकांश हिस्सों में बंद का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असर मोदी सरकार पर कितना पड़ता है ये देखना होगा। असर यूपी की योगी सरकार पर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी में बीजेपी की जीत के बाद दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की उपस्थिति से भी इस तरह के संकेत देने की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी के अंदर का टकराव छिप नहीं पा रहा है। इसका असर सीएम योगी पर भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच अनबन की खबरें आती रहती हैं।
दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि अगर यूपी में बीजेपी को जीत हासिल होती है तो शायद योगी को सीएम ना बनाया जाए, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ को ही सीएम की कुर्सी मिली, जिससे इस बात के संकेत मिले कि अब योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच संबंध सुधर गए हैं। लेकिन अब शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच तल्खी दिखाई देने लगी है और इसका ही नतीजा है कि मंत्रिमंडल गठन होने के 3 दिन बाद भी मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई विभाग सौंपा ही नहीं गया है। मंत्रालयों का बंटवारा न होने के चलते सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर क्यों मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं कर पा रहे योगी आदित्यनाथ। क्या पदों के बंटवारे को लेकर योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच पेच फंसा हुआ है? दरअसल दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व गृह, वित्त और पीडब्ल्यूडी जैसे कुछ अहम मंत्रालय अपने करीबियों को देना चाहता है, जबकि योगी गृह मंत्रालय अपने ही पास रखना चाहते हैं। अपने करीबियों को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय देने पर अड़े हुए हैं। हालांकि केंद्र के दबाव में योगी ने केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और AK शर्मा को मंत्रिमंडल में तो जगह दे दी, लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने के मामले में योगी केंद्र के सामने झुकने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहते थे। इनकी जगह वो दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह को ये पद देना चाहते थे, लेकिन केंद्र के दबाव में योगी की नहीं चल पाई। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे और ब्रजेश पाठक कई बार अपनी ही सरकार पर निशाना साध चुके थे, जिससे योगी नाराज थे और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ AK शर्मा को तो तमाम दबावों के बावजूद योगी ने अपने पहले कार्यकाल में मंत्री तक नहीं बनाया था। AK शर्मा PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बार योगी ने उन्हें मंत्री तो बना दिया, लेकिन मंत्रालय पर पेच फंस गया है। विभागों को लेकर केंद्र के साथ चल रहे इस टकराव के चलते योगी अभी तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये है कि क्या योगी केंद्र के इशारे पर काम करेंगे या फिर केंद्र के साथ उनका टकराव और तेज हो सकता है। क्या होगा यूपी की राजनीति में, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी में बीजेपी सरकार बन गई, लेकिन चलाएगा कौन? योगी की चलेगी या केंद्र के इशारों पर होंगे फैसले? यूपी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जो हुआ वो किसी विधानसभा में नहीं होना चाहिए। विधानसभा में बीजेपी विधायकों के हंगामे के चलते अव्यवस्था फैल गई। विधानसभा अध्यक्ष को सख्त फैसला लेना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बीरभूम घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जैसे ममता सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और वो जमकर इस मामले में राजनीति कर रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बीजेपी विधायक विधानसभा में गुंडागर्दी पर उतर आए और विधानसभा में ही मारपीट शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच मारपीट हो गई। बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असित मजूमदार के बीच मारपीट हुई। इस झगड़े में असित मजूमदार घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। विधानसभा में हुए इस हंगामे के बाद सभा से शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने वाले विधायकों में शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, नरहरि महतो, शंकर घोष और दीपक बर्मन का नाम शामिल है। बता दें कि इनको अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का आज सोमवार को आखिरी दिन है। मारपीट के बाद बीजेपी विधायक विधानसभा से बाहर आ गए। वहीं बीजेपी विधायकों का आरोप है कि वो बीरभूम पर चर्चा चाहते थे, जिस पर हंगामे के बाद कथित रूप से टीएमसी विधायकों ने धक्का मुक्की मारपीट की। इस हंगामे के बाद एक बार फिर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि बीजेपी सिर्फ मौके की तलाश में है और एक दर्दनाक हादसे पर राजनीति कर अपनी रोटियां सेक रही है। अब विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कौन सा नया कारनामा करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा मचाने वाले बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के खिलाफ बोलने पर मुकेश सहनी की तो कुर्सी ही चली गई। उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। तो आखिर क्यों मुकेश सहनी से नीतीश कुमार ने वापस लिया मंत्री पद? देखिए ये रिपोर्ट।
बिहार चुनाव में बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बना ही ली थी। जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया, जबकि हम और वीआईपी जैसे छोटे दलों को भी बीजेपी ने अपने साथ रखा ताकि आरजेडी कोई चुनौती ना दे सके। मगर बीजेपी को चुनौती देने का काम एनडीए के भीतर से ही हुआ। वीआईपी के मुकेश सहनी ने उपचुनाव के लिए बीजेपी के सामने अपना प्रत्याशी उतार दिया, जो बीजेपी को ठीक नहीं लगा। इससे पहले बीजेपी और वीआईपी के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव से ही दूरी बढ़ने लगी थी। बीजेपी ने कई बार मुकेश सहनी को अपने तरीके से संदेश देने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने वीआईपी के तीनों विधायक को कमल थमा दिया। वीआईपी के तीनों विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और अब मुकेश सहनी भी राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के आदेश पर राज्यपाल फागू चौहान से मुकेश सहनी राज्य मंत्रिमंडल से पद मुक्त करने की सिफारिश की और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मोहर लगा दी। इस तरह एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी केवल 496 दिन ही मंत्री पद पर रह सके। उन्हें बीजेपी के कहने पर ही नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया था और अब बीजेपी के कहने पर ही उन्हें हटा दिया गया। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2018 को मुकेश सहनी ने वीआईपी का गठन किया था। पहले वीआईपी महागठबंधन में शामिल थी, फिर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुई। मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। फिर भी विधान परिषद के जरिए वो 17 नवंबर 2020 को नीतीश मंत्रिमंडल में पशुपालन मंत्री बने। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद भी सहनी उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में भाजपा के खिलाफ पहुंच गए थे। पहली बार जब वो फूलन देवी की मूर्ति पर माला अर्पण करने यूपी गए तो उन्हें एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा था, जिसके बाद चुनाव प्रचार में सहनी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा था कि निषाद समाज का बीजेपी शोषण कर रही है। उन्होंने यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की भी अपील की थी। यहीं से बीजेपी और वीआईपी के बीच दूरी शुरू हुई और दोनों एक दूसरे के निशाने पर चले गए। नतीजा ये हुआ कि यूपी चुनाव खत्म होते ही वीआईपी के सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए तो मुकेश सहनी को अब अपने मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। मुकेश सहनी अब केवल विधान पार्षद ही रह गए हैं। विधान परिषद का कार्यकाल भी इसी साल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मुकेश सहनी के कार्यकाल को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहा है कि मत्स्यजीवी समाज के लिए जितना नुकसान मंत्री मुकेश सहनी ने किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। सहनी की गलती थी कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते थे, जो बीजेपी को मंजूर नहीं था। इसी के चलते पहले उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा और अब उन्हें बिहार सरकार से भी निकलवा दिया। सहनी की बर्खास्तगी को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है तो केंद्र सरकार के एक फैसले से पंजाब की राजनीति में उबाल आ गया है। पंजाब की सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी दल इस मामले में एक साथ खड़े दिख रहे हैं। पंजाब में आपकी सरकार बनने के साथ ही केंद्र के साथ उसकी तकरार शुरू हो गई है। वैसे पंजाब और केंद्र के बीच रिश्ते तो तभी से तल्ख होना शुरू हो गए थे जब राज्य में केंद्र की सरकार थी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे। उस समय केंद्र सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया था और बॉर्डर से अंदर के 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को जांच के अधिकार दे दिए थे, जिससे पंजाब का आधा हिस्सा सीधे सीधे बीएसएफ की निगरानी में चला गया और अब पंजाब के कुछ और अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ दौरे में घोषणा की कि अब चंडीगढ़ के 23,000 कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होंगे। इसका नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन कर्मचारियों पर पंजाब सरकार का अधिकार नहीं रहेगा। अब तक केंद्र का कोई भी नियम चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर तभी लागू होता था जब पंजाब सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करती थी, लेकिन अब पंजाब सरकार के पास ये अधिकार नहीं रहेगा, जिसे लेकर पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम पंजाब के जायज हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपको बढ़ता देखकर भाजपा डर रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र के फैसले को पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 का उल्लंघन करार दिया। मान ने कहा कि
केंद्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से दूसरे राज्यों के अफसरों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ पर थोप रही है। यहाँ भी गैर पंजाबी लोगों को ट्रांसफर कर लाया जाएगा और पंजाबियों का अधिकार छीन लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस का राज रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने तब चंडीगढ़ के अधिकार नहीं लिए। जैसे ही पंजाब में आपकी सरकार आई तो चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय नियमों के अधीन कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आपको बढ़ते देख भाजपा डर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है। कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से अब पंजाब के बजाय उत्तर प्रदेश और बिहार के कर्मचारी चंडीगढ़ में आएंगे। उन्होंने राज्यसभा के नए चुने सांसदों को कहा कि वो केंद्र के इस तानाशाही फैसले का विरोध करें। वहीं अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा कि पंजाब से चर्चा किए बिना ही इस तरह का तानाशाही पूर्ण फैसला ले लिया गया। सभी पार्टियों ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी की। यानी केंद्र की नीति से साफ है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ से पंजाब सरकार के अधिकार खत्म करना चाहती है और ये सरकार के तानाशाही रवैये की एक झलक है। इससे पहले सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर भी राज्य में अपना अधिकार बढ़ा दिया था। चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार कमजोर पड़ जाएगा, इसीलिए पंजाब के सभी दल केंद्र के फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। केंद्र और पंजाब सरकार के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है, तो दूसरी ओर सिने जगत के सबसे बड़े अवार्ड का कार्यक्रम भी विवादों में फंस गया है। हम बात कर रहे हैं ऑस्कर समारोह की, जहां इस बार फिल्मी डायलॉग की जगह थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। इस साल फिल्म किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। फिल्म में उन्होंने टेनिस स्टार सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता किंग रिचर्ड की भूमिका निभाई है। लेकिन अवार्ड मिलने से पहले विल स्मिथ ने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान रह गए। विल स्मिथ ने मंच पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया। दरअसल क्रिस रॉक ने कार्यक्रम के दौरान विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट पर मजाक किया था। ये मजाक जेडा के मुंडे हुए सिर को लेकर था। मजाक सुनकर विल स्मिथ मंच पर गए और क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। क्रिस रॉक ने कहा था कि आई लव यू जेड, मैं G.I. जैन 2 देखने को बेसब्र हूँ। आपको बता दें कि G.I. जैन 1997 की एक हॉलीवुड फिल्म है जिसमें मुख्य किरदार निभा रही अभिनेत्री डेमी मूर ने फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था। जेडा पिंकेट कई इंटरव्यूज में ये बता चुकी हैं कि बाल झड़ने की समस्या गंभीर होने की वजह से उन्हें सिर मुंडवाना पड़ा। जेडा ने पहली बार साल 2018 में अपने हेयर लॉस के बारे में एक फेसबुक चैट शो के दौरान बताया था। उन्होंने कहा था, मुझे बाल झड़ने की समस्या थी, जब ये शुरू हुआ तो डराने वाला था। जेडा की झड़ते बालों की तकलीफ पर क्रिस का ये मजाक विल स्मिथ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मंच पर चढ़कर थप्पड़ जड़ाए। थप्पड़ जड़ने के बाद विल स्मिथ अपनी सीट पर जाकर बैठे और वहीं से चिल्लाते हुए क्रिस रॉक से कहा कि वो उनकी पत्नी का नाम ना ले। हालांकि इसके बाद क्रिस रॉक मंच पर बने रहे और उन्होंने माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये टेलीविजन इतिहास में सबसे बेहतरीन रात होगी। हालांकि बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलने के बाद अपने भाषण में विल स्मिथ रो पड़े और मंच पर क्रिस रॉक को मारने के लिए माफी मांगी। भाषण में उन्होंने अवार्ड सेरेमनी में हुई इस घटना पर खेद जताते हुए कहा, मैं एकेडमी से माफी मांगता हूँ, मैं अपने सभी नॉमिनेटेड साथियों से माफी मांगना चाहता हूं। और बुलेटिन के आखिर में बात अमीरों के देश छोड़ने की। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से यानी पिछले 8 सालों से देश में अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर खूब बढ़ गया है। कई उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ गई है जबकि गरीबों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि देश के अमीर भारत छोड़कर विदेशों में बसना चाहते हैं। खासकर अमेरिका और कनाडा जाकर बसने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 2 सालों में विदेश जाकर बसने वालों या बसने की इच्छा रखने वालों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमीरों को देश से प्यार नहीं है? क्या जिस राष्ट्रवाद की बात मोदी सरकार करती है उससे अमीरों का कोई लेना देना नहीं है? एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत छोड़कर विदेशों में बसना चाहने वालों की संख्या में तेज वृद्धि देखी जा रही है और इनमें अमीर वर्ग के लोग अधिक हैं। खासकर अमेरिका और कनाडा जाकर बसने वालों की संख्या बढ़ गई है। भारत सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2021 के बीच 8 लाख से ज्यादा भारतीय अपनी नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता अपना चुके हैं। वहीं पिछले साल संसद को दी जानकारी में सरकार ने बताया था कि दिसंबर 2021 तक 5 साल में लगभग 6,10,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़ गए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 42% ने अमेरिका की नागरिकता हासिल की। वहीं इस दौरान 91,000 लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली। ब्रिटेन स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स की हेनली ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट के मुताबिक देश के अमीर लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए और निवेश की ज्यादा संभावनाओं को तलाशने के लिए
विदेशों में बसना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नागरिकता नियमों के बारे में पूछताछ करने वालों भारतीयों की संख्या 2020 के मुकाबले 2021 में 52% बढ़ गई है। दक्षिण एशिया में हेनली एंड पार्टनर्स के अधिकारी निर्भय हांडा ने कहा, धनी और अत्यधिक धनी निवेशक अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार नए विकल्प खोज रहे हैं। 2020 के मुकाबले 2021 में हमने 52% का इजाफा देखा है और 2022 भी बड़ी वृद्धि वाला साल होता दिख रहा है। डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइग्रेशन एंड एजुकेशन एक्सपर्ट्स की डायरेक्टर चमनप्रीत का कहना है कि विदेशों का वीजा चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड के दौरान जबकि आना जाना बंद था, तब भी लोग लगातार पूछ रहे थे और इनमें स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल तक हर तबके के लोग शामिल थे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।